गुड मॉर्निंग बच्चों। वॉइस आ रहा है? गुड मॉर्निंग मृणाली। गुड मॉर्निंग मनीष। गुड मॉर्निंग दिव्या, पायल, आदर्श, ऋषिकेश। यस बेटा, वॉइस आ रहा है मेरा क्लियर? वॉइस आ रहा है? ओके। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आप सब लोग कैसे हैं? यस बेटा, कल हम लोगों ने हार्ट की बात की थी, है ना? हार्ट के अंदर कौन से वॉल्व वगैरह पाए जाते हैं, क्या क्या होता है, हमने उसकी बात की थी, है ना? हार्ट की। आज हम लोग वर्किंग देखते हैं कि वर्किंग ऑफ हार्ट कैसे होता है। ठीक है, वर्किंग ऑफ हार्ट। और कल जो मैंने कल जो भी आपको समझाया था, जो चीज़ें नीट के लिए बताई थी, ठीक है, और उसके रिगार्डिंग किसी को कुछ पूछना है? किसी के मन में कोई डाउट है? कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरीज? यश, पायल, मृणाली, दिग्विजय, वैष्णवी, अक्षता, प्रशांत, दिव्या, चेतन। बेटा किसी को भी कुछ पूछना है? सब क्लियर है? ठीक है, समझ में आया था कल नीट के बारे में जो बताया कि सर हम लोग कैसे करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? हाँ। और बुक वगैरह से रिलेटेड किसी के मन में कोई डाउट, बुक वगैरह के बारे में किसी को कुछ जानना हो? बुक के बारे में किसी को कुछ जानना है? इन केस ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का आई हैव नो आइडिया। कोई बच्चा ऐसा है जो आज नया आया है, कल की क्लास में नहीं था? कुछ हैं क्या ऐसे बच्चे? और हैं तो प्लीज बताओ। कौन है आज नया बच्चा? बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे मैसेज करना अपने नंबर से, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि किसका क्या नाम है, जो भी उस ग्रुप में जुड़े हुए हैं। कुछ बच्चे ऐड हुए हैं क्या उस ग्रुप में? हाँ। और कौन था, कौन सा था हमारा? 11th का था ना? 11th थर्ड बेस्ट बायोलॉजी ग्रुप, यस। बच्चे ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, कोई भी बच्चा ऐसा है जो ज्वाइन ना हो पाया हो तो पर्सनली मुझे मैसेज करना, 7011949479। ठीक है, अगर कोई ना ज्वाइन हुआ हो प्लीज मैसेज मी। ओके बेटा। और सब लोग मुझे अपने नंबर से मैसेज करो, जिससे भी आप इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जिससे मुझे पता रहे कि किस बच्चे का है ये। अगर हमें कांटेक्ट करना हो तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एवरीवन प्लीज मैसेज कर देना। ठीक है, देखो बेटा, वर्किंग के आज बारे में हम देखते हैं। वर्किंग
ऑफ हार्ट। देखो देखो भाई, अ, ये लिया मैंने राइट एट्रियम, ठीक है। अब देखो बेटा, राइट एट्रियम यहाँ पे आता है क्या, कौन सा ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके आएगा, वेना कावा, वेना कावा, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट वेन्स होती हैं वेना कावा। एक तो सुपीरियर होती है, ठीक है, एक इंफीरियर होती है। अब आप कहेंगे सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि सुपीरियर वाली अपर पोर्शन से ब्लड कलेक्ट करती है और इंफीरियर वाली लोअर बॉडी से ब्लड कलेक्ट करती है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, दोनों ही सेम है। देखो अब क्या हुआ इसके बाद, नेक्स्ट, इसके बाद ये जो राइट एट्रियम है यहां से ब्लड जाएगा कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो यहाँ पे एक वाल्व लगा होगा जिसका नाम है ट्राइकप्सिड वाल्व। क्या नाम है उसका, ट्राइकप्सिड वाल्व। और देखो मैं इसको समझाने के लिए और क्या कर सकते हैं हम लोग, जो बच्चे ना आए हों वो देख सकते हैं। देखो ये इस तरीके से फोर चैम्बर हार्ट था हमारा, ऊपर वाला था एट्रियम, एट्रियम, दिस वन इज राइट, दिस वन इज लेफ्ट, नीचे वाले थे वेंट्रिकल, दिस वन इज लेफ्ट एंड दिस वन इज राइट, यही था, ठीक है। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो, यानी कि मैंने क्या बोला कि सर यहाँ पे ये जो राइट एट्रियम है इसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी से, ठीक है। फिर इसके बाद ये कहाँ पे ट्रांसफर होगा, राइट वेंट्रिकल में, अंडरस्टूड बच्चों, राइट वेंट्रिकल में। तो इसके फ्लो को मेंटेन करने के लिए, बैक फ्लो ना कर जाए इसके लिए, प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक वाल्व है, कौन सा, ट्राइकप्सिड वाल्व। कौन सा है, ट्राइकप्सिड वाल्व, ठीक है ना। अब सुनो, अब यहाँ से जाने के बाद क्या होगा, राइट वेंट्रिकल पे आ गया। अब इस राइट वेंट्रिकल के बाद क्या होगा, विच लेसन यू आर टेकिंग, बेटा आई एम टीचिंग यू अ बेसिक्स, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। दिस इज नॉट अ पर्टिकुलर लेसन, टिल नाउ आई haven't started 11th और 12th syllabus, ठीक है। वी आर looking for some basics in biology, ठीक है। देखो वी हैव टू मेक नोट्स, ये आप लोग लिख सकते हैं इसको, ये सब आपके सिलेबस का ही है, जस्ट एक बेसिक है, ठीक है। इसकी फुल स्टडी ये चैप्टर जब स्टार्ट होगा आप लोग करेंगे तो आप लोग छोटा मोटा नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। ये सब है आपके सिलेबस का ही, ठीक है। राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा तो ले जाने वाला कौन होगा, पल्मोनरी आर्टरी, कौन होगा, पल्मोनरी आर्टरी। और मैंने बेटा कल इसके लिए ना आपको क्या बताया था, एक वाल्व बताया था, उस वाल्व का नाम बताएगा कोई, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जब ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होगा यहाँ से तो कौन सा वाल्व होगा, एक वाल्व प्रेजेंट होगा ना, सेमी लूनार, यस, यस वैष्णवी, पर्टिकुलर क्या नाम होगा उस सेमी लूनार का यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, पल्मोनरी ना, तो पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, ठीक है। अब जब आपको सर्कुलेशन चैप्टर पढ़ाया जाएगा ना बायोलॉजी में, जिसमें हार्ट वगैरह की मैकेनिज्म स्टार्ट होगी, वहां पे ये सब आपको काम आएगा, ये उसका बेसिक है, ठीक है। तो यही बेसिक यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट वेंट्रिकल से, राइट
राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसफर हुआ, बताइए कौन सा वाल्व था? समझे? और सुनो, पल्मोनरी आर्टरी के पास चला गया, पल्मोनरी आर्टरी के बाद क्या होगा? बोलो। नेक्स्ट क्या होगा? ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे लेके जाएगी ब्लड को? बोलो। बॉडी में लेके जाएगी, लंग्स में लेके जाएगी, या किसी चेम्बर में लेके जाएगी? बोलो कहाँ लेके जाएगी? बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगी। कितने लोग हैं जो कहते हैं सर बॉडी पार्ट्स में लेके जाएगी, और कितने लोग हैं जो कहते हैं सर लंग्स में लेके जाएगी? वैष्णवी कह रही है सर लंग्स, काफी लोग कह रहे हैं सर लंग्स, और कुछ बच्चे बोल रहे हैं बॉडी पार्ट्स। ओके, देखो आपका ये डाउट भी मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। देखो, याद रखना चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है? देखो, ये हमने फोर चैम्बर्ड हार्ट लिया था ना बेटा, एट्रियम, एट्रियम, दिस वन इज लेफ्ट, दिस वन इज राइट, राइट वेंट्रिकल, राइट, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो, और ये रहा आपका लंग, आपका नहीं मतलब मैं ड्रॉ करके बता रहा हूँ। ये देखो, ये रहा हमारे पास एक लंग, ठीक है? हमने क्या बोला कि बॉडी से वेना कावा लेके आई क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझे कि नहीं? बॉडी पार्ट से वापस आया है, फिर फर्दर ये ट्रांसफर हुआ कहाँ पे? राइट वेंट्रिकल पे, ठीक है? फिर ये कॉन्ट्रैक्ट किया, इसके पास यहाँ पे कौन था? पल्मोनरी आर्टरी। कौन था? पल्मोनरी आर्टरी, जो कोई लेके गई क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके पास? लंग्स के पास। समझे कि नहीं समझे? यहीं पे तो लगा था एक वाल्व जो प्रिवेंट कर रहा था ब्लैक फ्लो को, जिसको हमने बोला पल्मोनरी वाल्व। समझे कि नहीं समझे? तो बॉडी पार्ट के पास नहीं जाएगा यहाँ से ब्लड, क्योंकि ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना बेटा। ऑक्सीजन लेने के लिए जाएगा, चला गया ऑक्सीजन लेने के लिए किसके पास? लंग के पास। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, ऑक्सीजन ले लेगा, तो अब इनके पास क्या देखने को मिलेगा कि भाई पल्मोनरी वेन, ठीक है? अब देखो, ये पल्मोनरी वेन आएगी ऐसे, ये लेफ्ट एट्रियम जो है ये करेगा रिलैक्स, पल्मोनरी वेन, सिंपली समझो, ठीक है? अब ये वाला कौन सा ब्लड लेके आ रही है? O2 वाला, ठीक है? और ये वाला कैसा था? ब्लू वाला, डीऑक्सीजनेटेड वाला। समझ में आया कि नहीं? भाई लेफ्ट एट्रियम है, वो रिलैक्स किया, ब्लड उसके अंदर फिल हो गया। अब ठीक है, अब इसको मूव करना है कहाँ पे? इस लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है ना? तो इसके पास कौन सा एक वाल्व पाया जाएगा? मुझे बोलो फटाफट सर, उस वाल्व का नाम ये है, वाल्व का नाम बताओ। अयोर्टिक वाल्व नहीं, जो उस वाल्व का नाम बताओ बेटा जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। बाइकप्सिड वाल्व, यस अक्षता। यहाँ पे कौन सा होगा? बाइकप्सिड वाल्व होगा। अब देखो, अब ये रिलैक्स करेगा, इसके अंदर ब्लड फिल हो गया पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। अब ये मैंने बना दिया, मान लो ये बना दिया मैंने ह्यूमन, समझाने के लिए इसके बॉडी पार्ट्स, ठीक है? अब यहाँ पे होगा कौन? अयोर्टा। कौन होगा? अयोर्टा। अयोर्टा जो होता है ना, लार्जेस्ट आर्टरी होती है। अयोर्टा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी होती है, और ये जो वेना कावा होता है वो लार्जेस्ट वेन होता है, ये याद रखना, ठीक है? अब ये लेके जाएगा क्या?
डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसके बॉडी पार्ट्स में, समझे कि नहीं समझे? क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक वाल्व लगा होगा जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बैक ना आ जाए, बैक ना कर जाए, उसको रोकने के लिए एक वाल्व होगा जिसको क्या बोलेंगे, अयोर्टिक वाल्व। तो वर्किंग समझ में आई, सिंपली बेसिक क्लियर हुआ सारा, कहाँ पे कौन सा वाल्व होता है, कैसे ब्लड ट्रांसफर होता है। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि ये था वेना कावा, ठीक है, सुपर सुपीरियर इंफीरियर, ठीक है, जो काम करता है वेन्स है ना, ये वेना कावा मतलब वेन्स क्या लेके आती है, वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से लिया इन्होंने, अब लेके आ रही है। राइट एट्रियम क्या करेगा उस वक्त, रिलैक्स करेगा। भाई कोई लेके दे रहा है ना इसको, कोई ला रहा है तो आराम से रिलैक्स करेगा, ठीक है। अब ये फिल कर गया पूरा, फिल कर गया तो अब ये इसको ट्रांसफर करेगा राइट वेंट्रिकल में। तो ये जो एट्रियम है ना, अब ये करेगा कॉन्ट्रैक्ट। भाई देखो सिंपली बात है बेटा, बैलून देखा है, बैलून है, आप बैलून में एयर फिल कर रहे हैं, ठीक है। अब जब उस बैलून से एयर फिल हो गई पूरी, ठीक है, एयर फिल हो गई उसमें, उसको बाहर निकलना है फिर, अब रिलीज करना है वहां से उस एयर को, क्या करेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा कि नहीं, पहले इतना हो गया था, कम होगा कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, समझ रहे हैं कि नहीं, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो यहाँ पे ट्रांसफर कर पाएगा ना, कर पाएगा कि नहीं। अब ये उस वक्त ये क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल ये बेटा रिलैक्स करेगा, अब ये फिल हो जाएगा, अब ये करेगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट, और इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा ब्लड लंग्स के पास। क्लियर। तो ये कहानी है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। बोलो। और यहाँ पे आपने देखा होगा कोई भी मिक्सिंग नहीं हुई है किसी भी ब्लड की, चैम्बर्स की वजह से और इन वाल्व्स की वजह से कोई भी मिक्सिंग नहीं हो रही है। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर। अब अब क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चला गया, अब काम आ गया किसका, पल्मोनरी वेन का। अब हमें चाहिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चाहिए तो ये लेफ्ट एट्रियम अब रिलैक्स करेगा। भाई रिलैक्स करेगा तो साइज बढ़ेगा ना, सिंपल सी बात है, बढ़ेगा कि नहीं। अब इसमें ब्लड फिल होता जाएगा, ये फिल कर गया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। अब ये जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा बेटा, तो यहाँ पे क्या लगा होगा, एक वाल्व लगा होगा जिसको हमने बोला था बाइकप्सिड वाल्व, मिट्रल वाल्व। अब ये क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट और लेफ्ट वेंट्रिकल रिलैक्स, फिल हो जाएगा, फिल हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल करेगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस अयोटा के थ्रू जो कि एक लार्जेस्ट आर्टरी है, उसके थ्रू जो ब्लड है वो पूरे के पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा विद हाई प्रेशर। समझे कि नहीं समझे? क्लियर। ठीक है, देखो सिंपली वाला वो मैकेनिज्म है, ऐसा समझ लो, मिल्क का पाउच तो सब लेके आते होंगे, यहाँ पे तो भैंस वगैरह का मिल्क होता नहीं है, मार्केट में मिल्क का पाउच आता है, ठीक है, तो उसको छोटा सा कट करते हैं, फिर उससे बाहर निकालते हैं कि नहीं। तो जब हम उसको निकालते हैं तो हमें उसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है ना पाउच को, है कि नहीं, या आप उसी थैली में फिर से आप फिल करिए, तो जब फिल करेंगे तो वो रिलैक्स पोजीशन में होगा तभी तो जाएगा ना उसके अंदर कोई भी लिक्विड जो है, अगर वो रिलैक्स पोजीशन में नहीं होगा तो जाएगा कैसे, फिल कैसे होगा, समझे कि नहीं समझे। तो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्शन समझिए, अगर रिलैक्स कर रहा है, अगर मैंने कहा रिलैक्स कर रहा है, या दुनिया का कोई भी फैकल्टी आपको पढ़ाए, किसी से भी आप पढ़े, वो कहे कि रिलैक्स कर रहा है, तो समझ लेना कि उसके अंदर मटेरियल फिल हो रहा है। अगर वो कहे कि कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब बाहर जा रहा है, क्या जा रहा है, बाहर निकल रहा है, रिलीज हो रहा है। समझे कि नहीं समझे, कंसेप्ट कुछ याद रखना जिससे क्वेश्चन गलत ना हो।
ये बोर्ड का पैटर्न नहीं है यहाँ पे कि हम कुछ भी लिख देंगे तो मार्क्स मिल जाएगा, समझे? एक क्वेश्चन, एक गलती सिलेक्शन रोक सकती है। ठीक है बच्चों? देखो बेटा, लंग्स, लंग्स के पास पहुंच गया, ठीक है। अब इस लंग्स से लेके आएगा कौन? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी, अब तो याद हो गया होगा वर्किंग, ऐसे चार्ट में हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? पल्मोनरी, सॉरी पल्मोनरी वेन, हाँ पल्मोनरी वेन ही तो लेके आएगा, पल्मोनरी वेन, ठीक है। जिसमें एक और कहाँ पे लेके आएगा? लेफ्ट एट्रियम पे। कहाँ पे लेके आएगा? लेफ्ट एट्रियम पे, ठीक है। अब इस लेफ्ट एट्रियम से बेटा ट्रांसफर होगा कहाँ पे? लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। इस लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल पे ट्रांसफर होगा, जिसको हम कहेंगे क्या? किसके थ्रू होगा? मिट्रल वाल्व या बाइकप्सिड वाल्व। क्लियर है या नहीं? बाइकप्सिड वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल पे आ गया। अब यहां से एक वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एओर्टिक वाल्व। इस एओर्टिक वाल्व से सर कौन होगा? अयोटा होगा, जो कि रेस्ट ऑफ द बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा, रेस्ट ऑफ द बॉडी में। क्लियर? बोलो, किसी को कोई परेशानी? समझ में आया? इस वर्किंग में यहाँ पे किसी को कोई भी दिक्कत कैसी भी? सबको क्लियर? ठीक है। तो देखो बेटा, ये हार्ट का वर्किंग हो गया। अगर आपने इसको याद रख लिया ना, इस वर्किंग ऑफ हार्ट को, समझ लो उस चैप्टर में से काफी अच्छा पोर्शन आपने पढ़ लिया, ऐसा समझ लो। क्योंकि ये सिंपल है, बस यहाँ पे चीजें इतनी सारी आती है ना कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं एक जैसे, ठीक है। बेटा क्या करना है, शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन करो। तो बेटा ये बताओ कि इसी को एक्सप्लेन करूं या जो मैंने आगे डायग्राम पढ़ाया था उससे एक्सप्लेन करना है? कौन से डायग्राम से आप समझना चाहते हैं? पायल? यस बेटा, इसी डायग्राम से समझना चाहते हैं, इसी से ही एक्सप्लेन कर दिया जाए। देखो क्या होता है, ये राइट एट्रियम है, ठीक है। इस राइट एट्रियम के पास बेटा डी, पूरी बॉडी से, पूरी बॉडी से हमारी जो भी हमारी पूरी बॉडी है उससे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके ये वेन्स लेके आती हैं इस राइट एट्रियम पे। तो पहले तो आपको ये समझ लेना है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में कलेक्ट होके कौन से चैम्बर में आ रहा है? सबसे पहले राइट एट्रियम के पास। फिर उसके बाद जब ये फिल कर जाता है तो ये ट्रांसफर होता है राइट वेंट्रिकल के पास, जिसके लिए हम यहाँ पे एक वाल्व होता है जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है, ट्राइकप्सिड वाल्व। क्लियर? अब ये फिल कर गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये राइट वेंट्रिकल जो है इस ब्लड को ऑक्सीजन लाने के लिए भेजेगा कि जाओ भाई इसको वापस करके आओ, चलो लेके जाओ। तो ये पल्मोनरी आर्टरी इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी लंग्स के पास, समझे? ये कैरियर का काम कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके पास एक वाल्व भी लगा है, पल्मोनरी वाल्व, इसने पहुंचा दिया किसके पास? लंग्स के पास, समझे? अब यहाँ पे लंग्स बैठा है, लंग्स कह रहा है हाँ भाई ऑक्सीजन तो है मेरे पास, लेके जाओ, क्यों नहीं लेके जा रहे हो? तो कौन आता है? पल्मोनरी वाल्व, पल्मोनरी वेन आती है। कौन आती है? पल्मोनरी वेन। अब ये जो पल्मोनरी वेन है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है कहाँ पे? सॉरी,
लेफ्ट एट्रियम के पास, किसके पास, लेफ्ट एट्रियम के पास लेके आ गई, कहती है लेफ्ट एट्रियम को कि भैया आपको जो करना है आप करिए, मैंने आपको ब्लड ला के दे दिया ऑक्सीजनेटेड। तो लेफ्ट एट्रियम फिल करने के बाद इस ब्लड को ट्रांसफर करती है नीचे वाले चैम्बर में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। एक वाल्व लगा होता है बाइकप्सिड वाल्व, क्लियर, मिट्रल वाल्व। अब यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से बेटा ये ब्लड ट्रांसफर होता है पूरी बॉडी में। लेफ्ट वेंट्रिकल बुलाता है भाई अयोटा को कि लीजिए हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसको लेके जाइए पूरी बॉडी में। तो अयोटा आता है पूरी बॉडी में ब्लड को लेके जाता है। एक वाल्व लगा होता है इसमें, अयोटिक वाल्व, जिसकी वजह से बैक फ्लो को प्रिवेंट किया जा सके, क्लियर। ठीक है, तो देखो बेटा अ, हाँ कल जैसे मैंने आपको उसके बारे में बताया था, बुक्स के बारे में ना, जो भी बच्चे नए हैं वो फिर से सुन लो एक बार, ठीक है। उनके मन में जो भी क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। बेटा आपको प्रैक्टिस के लिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए एमटीजी फिंगर टिप लेना है। एमटीजी फिंगर टिप करके बुक आती है, उसमें हर एक चैप्टर के रिगार्डिंग काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज, ये लेना, ठीक है। एक 32 ईयर प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे 32 ईयर के, ठीक है। यानी अब तक के जो भी मेडिकल एग्जाम हुए होंगे ना, तो अब तक कौन कौन सा क्वेश्चन उसमें पूछा गया है ये उसमें सब लिखा होगा, ठीक है। चैप्टर वाइज मिल जाएगी आपको, किसी भी पब्लिकेशन की ले लेना, आई थिंक अरियंत वगैरह का भी आता है, अच्छा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या हमने वो टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, तो उससे आपको बहुत हेल्प होगी। एक ये लेना ही लेना है, ठीक है। और थ्योरी के लिए आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि जो हम थ्योरी तो देंगे ही आपको, अगर आप एक्स्ट्रा और पढ़ना चाहते हैं, बुक पढ़ना चाहते हैं, जैसे बुक्स जो होती हैं वो नॉलेज बढ़ाती हैं, ठीक है। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हैं, किसी को ज़रूरत है, तो वो फॉलो कर सकता है ट्रूमेंस। ये ट्रूमेंस आपको लेनी है, ठीक है। ट्रूमेंस पब्लिकेशन की बुक आती है थ्योरी के लिए। बायोलॉजी बहुत ही वास्ट आती है, इसमें भंडारा है ये, ठीक है। तो इसमें पूरा आपको नहीं याद रखना है ना, आप याद रख सकते हैं, 900 1000 पेज की बुक होती है, समझ रहे हो या नहीं। देखो बेटा यहाँ पे ना एक सिंपल सा कंसेप्ट हमेशा याद रखना, ठीक है, कि पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए आप कितना भी पढ़ सकते हैं और हम कितना भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये समझना है हमेशा कि हमारा ये जो एग्जाम है उसकी डिमांड क्या है, वो क्या पूछ रहा है, हमें उसके लेवल का उतना ही पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप शादी में जाते हैं, तो शादी में जाते हैं तो खाना तो बहुत सारा होता है ना, डिफरेंट वेराइटीज का। क्या आप सारा खाना खत्म करके आते हैं अकेले, बोलो। क्या आप सारा खाना खुद अकेले खत्म करके आते हैं? नहीं। पॉसिबल है क्या ऐसा, एक बात है, ऐसा पॉसिबल भी है क्या अगर सोचा जाए तो? बिल्कुल नहीं है ना। तो यही कंसेप्ट आपको अपने दिमाग में रखना है कि सर ये जो है ना ये एक भंडारा है। क्या ये भंडारा है? देख के तो बहुत अच्छा लगेगा कि वाह मजा आ रहा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन उतना नहीं खाना है जितना आपको जरूरत है, केवल उतना ही आपको याद रखना है, उतना ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है, ठीक है। कोई सोचे मैं पूरा ट्रूमेंस रट लूं, रट सकते हो, ज्ञानी बन सकते हो, उसका कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। मेडिकल में कुछ काम नहीं आएगा। यहाँ पे आपका केवल एक ही मोटिव है, इस नीट को क्रैक करना। इसके लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, बस वो पूरा करना, समझे। तो खाना जो होता है ना शादी का, उसको समझ लो आप कंसेप्ट को, कि बायोलॉजी वही है पूरा एक भंडारा, ठीक है।
उसमें से आपको चुनना है कि आपको क्या पसंद है। ठीक है, और पसंद मतलब इस नीट की क्या पसंद है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि बेटा सिलेबस इतना ज्यादा है ना कि हालत खराब हो जाएगी अगले 2 साल में। बहुत सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? तो आप थ्योरी के लिए, नोट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा बैठ के पढ़ना है, डेप्थ में पढ़ना, आप फॉलो कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप इन पूरा कंप्लीटली इसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। क्योंकि मेहनत वहां करिए जहां जरूरत है, फालतू की मेहनत कहीं करने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो केवल इन्हीं 3 बुक्स की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 11th और 12th में। ये बुक आपका शायद 12th का काम कर देगी, 11th 12th का पूरा 32 ईयर्स वाली। ठीक है, एमटीजी का देख लेना, एक ही बुक आती है या दो आती हैं। 11th की 12th की आई थिंक अलग अलग आती होगी। ठीक है, ऑनलाइन चेक कर लेना, आई थिंक ऑनलाइन और सस्ती मिल जाती है। और एक ये ट्रूमेंस ले लेना। ठीक है, थ्योरी के लिए कल कोई आई थिंक बच्चा पूछ रहा था ना कि सर थ्योरी के लिए हम क्या फॉलो करें, तो थ्योरी के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप चीजें चुन सकते हैं, मैं बताता रहूंगा आपको, आपको पढ़ाने के टाइम पे पता चल जाएगा कि हमें कितना क्या पढ़ना है। तो आपकी जो एनसीईआरटी जिस टॉपिक की डिमांड करती है आप उसको ही बस पढ़िए। ठीक है, और किसी बच्चे को कुछ पूछना है? एनी स्टूडेंट? नहीं? और कॉन्फिडेंस आ रहा है? नीट की प्रिपरेशन करने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। अच्छा, कि भाई कॉन्फिडेंस में तो कमी नहीं है ना किसी के, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो गड़बड़ है। ये बताओ, कॉन्फिडेंस में किसी के तो गड़बड़ नहीं है? कमी लग रही है किसी को कॉन्फिडेंस की? किसी को कुछ भी पढ़ने के रिगार्डिंग परेशानी है ना बेटा, कैसी भी, मैं आप फिर से बोल रहा हूँ, किसी को कुछ भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आए, आप मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए, बात करिए कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है ना, अभी आपके पास समय बहुत है, आप 11th में है ना, आपके पास समय बहुत है, लेकिन आपके पास अभी वो समझदारी नहीं है। ठीक है, वो टाइम टू टाइम पढ़ने के साथ साथ आ जाएगी। इसीलिए अपने इस टाइम को काफी प्रीसियस बना लो। चलो, क्वेश्चंस करोगे आप? कुछ क्वेश्चंस दूं मैं? अच्छा, एक एक चीज मुझे बताओ कि ये ह्यूमन हार्ट जो है ये 4 चैम्बर्ड होता है ना? मुझे ये बताओ कि भाई सर, इस 4 चैम्बर्ड हार्ट का एडवांटेज ये है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट? एनीवन कैन एक्सप्लेन? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग 4 चैम्बर्ड हार्ट? मैंने कल भी बताया था हालांकि इसका आंसर। बोलो, मुझे इसका बताओ कि सर इसका आंसर ये होगा, फिर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अ सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, यस, कह सकते हैं हम ऐसा। और कुछ? टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ O2 एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यस अक्षता, हाँ ये भी लाइन काफी सही है। यस, ब्लड मिक्सिंग, यस। और
जब इसका मतलब ये सेपरेट है एक तरीके से, है ना, मिक्सिंग नहीं हो पा रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, तो इसका यूज क्या है, मतलब यूजफुल कैसे है एनिमल्स के लिए फिर ये, इसका फायदा क्या है, ये बताओ। इसका सर फिर फायदा ये है। सर विल यू रिपीट द क्वेश्चन, बेटा मैंने पूछा है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग फोर चैम्बर्ड हार्ट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग फोर चैम्बर्ड हार्ट। देखो एक तो आपने सही बताया कि सर ब्लड मिक्सिंग नहीं होगा, यानी कंप्लीट सेपरेशन होगा ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। तो जो उसकी वजह से एडवांटेज क्या होगा हम लोगों को, कि मिक्सिंग नहीं हो पा रही है उसकी वजह से एडवांटेज क्या होगा, बोलो। कैन सर्वाइव इन एनी टेम्परेचर, यस, किसने दिया आंसर, अक्षता, यस। यस देखो मैंने कल भी एक बताया था इसके बारे में कि ये जो फोर चैम्बर्ड हार्ट है ना, यहाँ पे कंप्लीटली सेपरेशन है ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, जिसका यूज ये है कि जो एनिमल्स है उसको नीड होती है हाई एनर्जी की। किसकी नीड होगी, हाई एनर्जी की, क्यों, क्योंकि उसको थर्मो रेगुलेशन करना है ना, उसको बहुत सारी हायर एक्टिविटीज करनी है जो कि प्लांट्स को नहीं करनी है, उनको मूव नहीं करना है, समझे कि नहीं समझे। तो हाई एनर्जी नीड के लिए, थर्मो रेगुलेशन करने के लिए उनको जरूरत पड़ती है इस हार्ट की। ठीक है, इसीलिए ये यूजफुल है कि यहाँ पे सेपरेशन नहीं हो रहा है ऑक्सीजन का और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। क्लियर हो गया, बोलो। ठीक है, चलो मैं कराता हूँ, देखो बेटा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आपको पोल देना है, पोल देना तो मैंने सिखा दिया था ना, मैं ना आज इसको, एक सेकेंड, हाँ, स्नैपिंग टूल। यस चिल्ड्रन, ये आपको विजिबल है, देखो, क्या ये आपको विजिबल है सबको बच्चों, देखो। ठीक है, देखो मैं वन बाई वन हर एक क्वेश्चन के लिए पोल स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। आप लोग उस पर अपने आंसर्स देना, तो देखते हैं आपको कितना समझ में आया, क्या है सीन। तो 1 2 3 है ना, यस, ABCD।
बेटा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पोल। ए, सर आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी। पल्मोनरी, कार्डिक, हिपैटिक, सिस्टमेटिक, 4 ऑप्शन हैं इसमें। हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो बेटा आई थिंक सभी बच्चों ने ए आंसर दिया है, तो इसका ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, कल बताया था मैंने आपको कि आर्टरीज जो होते हैं वो क्या लेके जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। केवल एक ही एक्सेप्शन है यहाँ पे, कौन सा, पल्मोनरी। चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए पोल स्टार्ट करता हूं मैं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का बताओ। हाँ भाई, बेटा इसमें तो काफी सारे आंसर आ गए, सी बी ए बी, काफी सारे ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन आ गए। तो भाई क्या कह रहा है, इन मैमल्स वेन्स डिफर फ्रॉम आर्टरीज इन हैविंग थिकर वॉल्स। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। डीपली प्रेजेंट, तो वो तो ये डीपली प्रेजेंट होती हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है। कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, नहीं वो तो आर्टरी लेके जाती है। इंटरनल वाल्व, ऑप्शन नंबर 4, इंटरनल वॉल्स होते हैं वेन्स के अंदर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बेटा सभी बच्चे पोल ट्राई करो, क्योंकि आगे अगर ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी ना, ये बहुत हेल्पफुल होगा आपको। आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी से ही होगी। हो गया, देखो देखते हैं क्या आंसर दिया है, डी बी ए सी। चलो सबसे ज्यादा कौन सा दिया है, बी आंसर दिया है। चलो देखा जाए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न फ्रॉम लंग्स टू द हार्ट, यानी कि ये रहा हमारा हार्ट और ये रहा हमारा लंग्स। तो ये कह रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लंग्स के पास आता है, लंग से हार्ट के पास आता है। कौन लेके जाता है, पल्मोनरी वेन।
तो जिसका भी आंसर बी था वो करेक्ट था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बेटा पोल। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पोल। क्वेश्चन नंबर 1 में बच्चों ने ए आंसर दिया है, सी भी दिया है, डी भी दिया है, किसी ने बी आंसर भी दिया है। इतनी सारी वैरायटीज कैसे मिल सकती है? चलो देखा जाए भाई क्वेश्चन क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन कहता है कि सर इन सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज करेक्ट, इन सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज करेक्ट, राइट वेंट्रिकल सेमिलुनर वाल्व। ठीक है, राइट वेंट्रिकल कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। ठीक है, दिस इज राइट वेंट्रिकल, ये वाला। सेमी लूनार वाल्व, पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी देख लेते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल, सेमी लूनार वाल्व, पल्मोनरी आर्टरी और लंग्स नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 बेटा गलत है। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है? राइट वेंट्रिकल, सेमी लूनार वाल्व, पल्मोनरी वेन और लंग्स नहीं। ऑप्शन गलत है, क्योंकि पल्मोनरी वेन थोड़ी ना लेके जाती है लंग्स से। क्या भाई? लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल ओके, सीमी लूनार वाल्व, पल्मोनरी वेन और लंग्स नहीं। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। तो जिस बच्चे ने भी ऑप्शन ए दिया था वो करेक्ट है उसका। ठीक है, समझ में आया बेटा किस तरीके से? देखो अभी अभी हमने ताजा पढ़ा है ना, फिर भी हमसे गलतियां हो रही हैं कि नहीं? क्यों भाई बच्चों? नेक्स्ट पढ़ें, नेक्स्ट सॉल्व करें। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। आज के लिए क्या देखा जाए? न्यू सेकंड। यस बच्चों देखो, बेटा ये विजिबल है क्या आपको? एवरीवन विजिबल है? देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो बेटा, और उसके लिए मैं पोल स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 एंड पोल। देखो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए पोल। क्या क्या आंसर दिए भाई बच्चों ने? सी, बी, सी, ए, काफी सारे आंसर्स आ गए इसमें तो। चलो, जो मैक्सिमम आंसर दिया है बच्चों ने
चलो देखा जाए कि सर द हार्ट ऑफ अ हेल्दी मैन बीट्स नॉर्मली पर मिनट। बेटा ये रहा, सीधा देखना ही नहीं है कुछ। 72 बीट पर मिनट हमेशा बोला जाता है कि नहीं? बचपन से जब भी सर हमने बॉर्न लिया हम हमेशा यही सुनते हुए आ रहे हैं, 70 बीट, 72 बीट पर मिनट। तो इसमें आप 70 to 80 वाला कुछ आंसर लगाइए। तो जिस बच्चे ने भी थर्ड आंसर ऑप्शन चूज किया था वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6। ऑप्शन चूज किया बच्चों ने। क्या ऑप्शन चूज किया है? डी, सी, डी, बी, सी, कई सारे ऑप्शन चूज कर लिए। चलो देखा जाए क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि फोर चैम्बर हार्ट इज फाउंड इन क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में भी फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। ये एक एक्सेप्शन है। याद है मैंने कल की क्लास में कहा था कि जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। याद है क्या? एक लाइन मैंने बोली थी कि बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। तो बेटा हियर द एक्सेप्शन, बाकी रेप्टाइल्स में कहाँ होता है कि नहीं? लेकिन क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। समझे कि नहीं समझे? तो ये एक ऑप्शन आया कि नहीं आया यहाँ पे एक्सेप्शन का हमारे पास? आई बात समझ में? क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। काफी बच्चों ने कुछ दिया है। बी, ए, डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिकेस्ट वॉल। किसके पास है थिकेस्ट वॉल? क्यों भाई? थिकेस्ट वॉल इन चारों में से किसके पास है वो तो? जिस बच्चे ने भी ऑप्शन नंबर सेकंड यूज किया है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, उसका आंसर करेक्ट है। जिस बच्चे ने भी, एक सेकंड में देखता हूँ किसने यूज किया था। हाँ, बी ऑप्शन कई सारे बच्चों ने चूज किया था। समझ गए होंगे कि क्यों? क्योंकि सर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है
उसको ब्लड पूरे के पूरे बॉडी में ट्रांसफर करना रहता है कि नहीं। तो सबसे ज्यादा अमाउंट जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वहां पे जो प्रेशर है वो सबसे ज्यादा वहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए थिकेस्ट वेल वॉल्स होती हैं वेंट्रिकल्स की, और उसमें भी कंपेयर किया जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं ना बेटा। कौन सा ऑप्शन किया है बच्चों ने? ए भी दिया है, डी भी दिया है और बी भी दिया है। चलो देखते हैं क्वेश्चन कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल, विच वन इज राइट वेंट्रिकल। देखो हमेशा जब भी हार्ट वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, तो आप हमेशा एक चीज करना ना, लिख लिया करो। ठीक है, फटाफट से इस तरीके से बना लिया करो, ये बहुत फायदा करेगा आपको। क्वेश्चन गलत होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। ठीक है, माइंड को सोचना नहीं पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ राइट वेंट्रिकल यानी अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड पंप होगा, ब्लड जो है पंप होगा, कहाँ जाएगा? राइट, राइट वेंट्रिकल में। तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? डोर्सल अयोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन एंड कोरोनरी आर्टरी। अच्छा राइट वेंट्रिकल है ना, अच्छा दिस वन। तो बेटा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बच्चों ने डी, ए, डी, सी, अच्छा सारे ऑप्शंस चूज किए हैं। चलो बेटा हो गया, देखा जाए क्या कहता है। मैमल्स आर सेड टू हैव डबल सर्कुलेशन, इट मीन। अच्छा डबल सर्कुलेशन हमने देखा था, हमने बात की थी डबल सर्कुलेशन की। ब्लड वेसल्स आर पेयर, नहीं इसका कोई मतलब नहीं है। देयर आर टू पेयर्स ऑफ ब्लड वेसल्स अटैच टू ईच ऑर्गन, नहीं इसका कोई मतलब नहीं है डबल सर्कुलेशन में। देयर आर टू सिस्टम्स, वन फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, नहीं इसका भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेट्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट, यस, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है बेटा, आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, एक चीज हमेशा याद रखना, आपको ऑप्शन सारे पढ़ने हैं। जो लाइन आपको पूछी है, ठीक है, आप ऐसे ही प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट करेंगे कि जो भी लाइन आपको क्वेश्चन ने दी है वो क्या मांगता है, उसका ऑप्शन किस तरीके से सही होना चाहिए। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ऑप्शन नंबर कौन सा चूज किया बच्चों ने? डी, बी, सी, ए भी चूज किया है। ओके चलो देखते हैं। मैक्सिमम चूज किया बच्चों ने बी। इन एडल्ट मैन नॉर्मल बीपी इज। भाई नॉर्मल बीपी क्या होना चाहिए? ये दिख रहा है ना, 180 बाई 120 बाई 80 mm पर एच जी, है ना। ये आंसर करेक्ट है नॉर्मल बीपी का। क्लियर? बेटा ये बताओ किसके कितने सही हुए? मैंने 10 क्वेश्चंस लिए, किसके कितने सही हुए ये बताओ। ऋषिकेश 7, किरण 8, वैष्णवी 7, दिव्या 7, सुयश 7, और और किसी ने दिए पोल्स? मृणाली 8, आदर्श 6, पायल 6। ओके तो बेटा ये बताओ क्या डिफिकल्टी है, मतलब आपने जैसे कि सॉल्व किए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है, ये तो जस्ट एक ट्रेलर भी नहीं है, ठीक है, जस्ट स्टार्टिंग है। तो कैसा रहा जो आपने बायोलॉजी का थ्योरी पढ़ा और जो क्वेश्चंस मिला अप्लाई करने में, क्या डिफरेंस है? कुछ बताओ, कुछ अपना एक्सपीरियंस। देखो, किसी टॉपिक को पढ़ लेना और उसका थ्योरेटिकल आंसर लिखना वो एक अलग चीज है, और उसका एमसीक्यू सॉल्व करना उस थ्योरी के, वो एक अलग सीन है कि भाई वो एक अलग केस है कि नहीं। एक्सपीरियंस किया आज कुछ? हेलो? हेलो बेटा, एम आई ऑडिबल? टेक्नोलॉजी विद लर्निंग, यस। यस बेटा, मेडिकल लाइन में आज इतनी सारी टेक्नोलॉजी है। भाई मेडिकल लाइन में अगर आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी की कमी है क्या? आपने अगर टेक्नोलॉजी की बात की है तो चलो देखो, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, एक चीज डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि 1950s के टाइम पे, 1950s के टाइम पे जो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो बेटा कितनी थी? 33 करोड़ थी ना। मान लो कि ये हमारा ये पूरा इंडिया है और इसमें कितने लोग रहते थे? 33 करोड़ लोग रहते थे उस वक्त, ठीक है। और आज जो पॉपुलेशन है बेटा वो कितनी है? 133 करोड़। कितनी है? 133 करोड़, इसी एरिया में। अब मुझे ये बताओ कि सर क्या क्या चेंजेस आएंगे और क्या क्या हो रहा, मतलब क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से,
क्या क्या चीजें सामने आ रही हैं, किन चीजों में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्या हो रहा है, बताओ। डॉक्टर बनने वाले हो ना आप लोग, बहुत सारे लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स भी बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे। तो भाई टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, यस। डिफॉरेस्टेशन, यस, वेरी गुड। और और बताओ। इनसफिशिएंट फूड वाटर, यस, वेरी गुड अक्षता। और बेटा, देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है। बेटा पहले इस इतने बड़े एरिया में कितने लोग रहते थे? 33 करोड़। नेचुरल क्लैमिटीज एंड मैन मेड डिजास्टर, यस। पहले इस इतने बड़े एरिया में 33 करोड़ लोग रहते थे, तो इनके पास रहने के लिए स्पेस था, हाजर स्पेस था। फूड की डिमांड ज्यादा थी क्या? नहीं थी। फूड की डिमांड ज्यादा थी क्या? नहीं थी। पॉल्यूशन था क्या? नहीं था। पॉल्यूशन भी इतना नहीं था। आज की अगर हम बात करें, इसी इसी बेटा इतने ही बड़े एरिया में अब कितने लोग रह रहे हैं? 133 करोड़। अब इतनी पॉपुलेशन होने की वजह से क्या क्या चैलेंजेस हैं आज के टाइम पे, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आप ये देखो। कि पॉपुलेशन बढ़ी, फूड की डिमांड बढ़ गई सबसे पहले, है कि नहीं भाई? पॉपुलेशन बढ़ेगी, खाना तो खाएगी, तो फूड की डिमांड बढ़ गई। अब सुनो, रहने के लिए क्या चाहिए? शेल्टर चाहिए। तो शेल्टर चाहिए तो उसके लिए जगह चाहिए, यानी कि जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह थे, जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जो भी हमारे पास जगह थी, अब धीरे धीरे शहर, जो लोग जो थे गांव से निकल निकल के शहरों में आ गए, पॉपुलेशन बढ़ गई धीरे धीरे काफी। पॉपुलेशन बढ़ी तो जो शहर थे, सिटीज थे, अर्बनाइजेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ। इस पॉपुलेशन की फूड की डिमांड को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज लगाई गए कि भाई, अब उस इंडस्ट्री के लिए लैंड चाहिएगा, चाहिएगा कि नहीं? क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। होगा कि नहीं? अब सुनो, अब इससे प्रॉब्लम क्या क्या है आज के टाइम पे, बढ़ती हुई पॉपुलेशन का प्रॉब्लम क्या है? आप एक सिंपल सा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसके लिए। आपके घर पे आपने आसपास प्लांट्स वगैरह तो देखे होंगे, गार्डन वगैरह देखा होगा, ठीक है? आपके पास मान लो कोई फ्लावर पॉट है, क्या है? आपके पास कोई फ्लावर पॉट है, ठीक है बेटा? ये ऐसा मान लो फॉर एग्जांपल, इसके अंदर जो स्पेस है फिल करने के लिए, वो स्पेस है 5 का। कितने का है? 5 प्लांट्स का। आप इसमें 5 सीड्स डालिए और ये ग्रो करेंगे अच्छे से, समझे? अब वहीं टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हुआ कि भैया हमने डाल दिए कितने? 50 सीड्स। अब ये बताओ कि इस फ्लावर पॉट में क्या होगा? भाई स्पेस था, जो न्यूट्रिशन था, जो सॉइल था, वो केवल 5 प्लांट्स के लिए था, लेकिन अब इसमें हमने कितने डाल दिए? 50 सीड्स डाल दिए बच्चों। अब क्या होगा इसमें? रूट्स विल ब्रेक द पॉट, यस। चलो ये बात तो बहुत सही है, रूट्स विल ब्रेक द पॉट। तो देखो आपने एक ही लाइन में बोल दिया कि सर प्लांट्स, यस। संदीप मुरनाली ने कहा प्लांट्स वुड नॉट ग्रो वेल, यस। प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, यानी ये टूट जाएगा, है कि नहीं? सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं होगा, यानी कि सर इम्प्रॉपर सफिशिएंट न्यूट्रिशन ना होने की वजह से ये सारे डेड कर जाएंगे। बच्चों ये प्रॉब्लम आएगा कि नहीं? आएगा ना? एक प्लांट के एक छोटे से फ्लावर पॉट ने हमें ये समझा दिया। तो आप ये समझो, ये जो हमारा इंडिया है, यहाँ पे पॉपुलेशन कभी इतनी थी, आज के टाइम पे इतनी है, तो इस इंडिया के, ये जो अर्थ है हमारी, इस अकेली इंडिया की बात करें, क्या होगा अब इस इंडिया का हाल? सोचो। और सबसे बड़ी बात, मुझे एक चीज का आंसर दो कि सर इस दुनिया, इस हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी घर है जिसमें लोग रहते हैं और वेस्ट जनरेट ना हो? एक सिंगल ह्यूमन भी अगर उस घर में रह रहा हो, उस फ्लैट में, और वेस्ट जनरेट ना हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? बोलो। हेलो, बोलो। मेरी बात सुनी मैंने क्या बोला? इम्पॉसिबल।
है ना, कि अगर लोग रह रहे हैं तो वेस्ट तो निकलेगा ही निकलेगा सर, ये तो सत्य है ना। तो बेटा यही बात तो है कि आप सोचो इतने लोग हो गए हैं 133 करोड़, तो वेस्ट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और कितना वेस्ट निकलेगा। क्योंकि जब आप जैसे इस लाइन में जा रहे हैं ना, डॉक्टर बनेंगे, आपको ये ऐसे बहुत सारे केसेस मिलेंगे, आगे जाके आप डील करेंगे इन सब चीजों से। ठीक है, तो जो डॉक्टर होता है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो भी चीजें होती हैं ना, उन सब से रिलेटेड वो काम करते हैं। केवल एक ट्रीटमेंट और सर्जरी नहीं होता, बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं ह्यूमन वेलफेयर के अंदर जिसमें डॉक्टर लोग बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट की बहुत सारे प्लान्स होते हैं जिसमें उनको उनका डायरेक्टर बनाया जाता है, बहुत सारे प्लान है, क्योंकि उनको एक पर्सन तो चाहिए उनको समझने के लिए, उन चीजों को मेंटेन करने के लिए, पढ़ा लिखा समझने वाला उस फील्ड का। तो डॉक्टर्स का काम बहुत सारा होता है अदर वेज में। ठीक है, कहीं का किसी इंस्टीट्यूट का आपको चेयरमैन बना दिया जाएगा, किसी प्लान का आपको हेड बना दिया जाएगा, कोई और गवर्नमेंट स्कीम लाने का सोच रही होगी, कुछ करने का सोच रही होगी कि किस तरीके से लोगों को अवेयर करें, उसमें आपको पार्ट लेने के लिए बोलेगी, है ना। तो आप ऐसे वेरियस टाइप के बहुत सारे काम करेंगे, और ग्राउंड लेवल पे करेंगे बिल्कुल। हो सकता है विलेजेस में गवर्नमेंट आपको अवेयर करने के लिए भेजे, करवाती है ना गवर्नमेंट। तो बेटा ये जो पॉपुलेशन बढ़ा है 133 करोड़, वेस्ट कितना निकलेगा ये बता, सोच सकते हो कि कहाँ तो सर पहले 33 करोड़ जनता थी जो वेस्ट निकालती थी, आज 133 करोड़ है, कितना वेस्ट निकलेगा। फूड की, शेल्टर की, पॉल्यूशन की डिमांड तो छोड़ो सर, आप वेस्ट को देखो। और इतने लोग रह रहे हैं, इनको रहने के लिए, या अब इंडिया में ऐसी कंडीशन है कि लोगों के पास रहने के लिए ही जगह नहीं है। आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे सिटीज हैं जिनकी हालत बहुत गंदी है। आप दिल्ली की देख लो, दिल्ली की पॉल्यूशन का हमारे कितनी बुरी हालत है कि नहीं। लेकिन फिर भी समझे कि नहीं समझे। तो ऐसे हिंदुस्तान के ऐसे कई सारे के शहर हैं, सिटीज हैं, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से पूरा का पूरा वेदर, वहाँ का एरिया ही पूरा इतना खराब हो जाएगा कि लोग रह नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताता हूँ यहाँ पुणे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, है ना। आपकी एज अभी करीब 15 से 16 साल की होगी, 15 साल के करीब करीब होंगे आप लोग सब, है ना। तो देखो बेटा, आज का यहाँ पे जो टेम्परेचर जाता है, ठीक है, यहाँ पे जो अब पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो टेम्परेचर चला जाता है वो गर्मियों में 40-42 टेम्परेचर क्रॉस कर जाता है। गर्मियों में गर्मियाँ खूब हो जाती हैं, होती हैं कि नहीं। तो बेटा आज से 10-15 साल पहले यहाँ का जो क्लाइमेट था, जो वेदर था, वो कैसा हुआ करता था। क्या गर्मी होती थी क्या यहाँ पे कभी, कभी इतना टेम्परेचर जाता था क्या यहाँ पे। पुणे डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाता था। आप अपने मम्मी पापा से, दादा दादी जी से पूछ सकते हैं कि पुणे जो था वो अपने क्लाइमेट वेदर के लिए जाना जाता था पूरे इंडिया में, कि यहाँ का जो मौसम है वो 12 महीने एक जैसा रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ना गर्मियाँ पर ज़्यादा पड़ती हैं, ना गर्मियाँ भी नहीं होती हैं, सर्दियाँ भी नहीं होती हैं, बहुत अच्छा क्लाइमेट है यहाँ का। लेकिन आज आप देखो गर्मियों में कितनी बुरी हालत हो जाती है, गर्मियों में कितनी गर्मी है ना। तो क्या रीजन है उसके पीछे कि यहाँ का क्लाइमेट इतना बदल गया धीरे धीरे, कि भाई ऐसा क्या रीजन है। ग्लोबल वार्मिंग। इस ग्लोबल वार्मिंग को करने वाला कौन है, कि भाई इस ग्लोबल वार्मिंग को करने वाला कौन है, ह्यूमन है। आप देखो पुणे शहर पहले से, मैं जब 3-4 साल पहले आया था तब एरिया वहाँ पे, मतलब कुछ एरियाज थे जो बिल्कुल डेवलप नहीं थे, आज देखोगे इतने सारे डेवलप हो चुके हैं वो। आज से 15 साल पहले जब मैं पुणे आया करता था तब यहाँ पे जो वेदर था वो बहुत ही कमाल का हुआ करता था, अच्छा था पुणे शहर। आज नहीं है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे भी मैं रहता था यहाँ पे, तो मैंने देखी है वो चीज़ें, और आज नहीं है। किसकी वजह से, ह्यूमन की वजह से पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, ह्यूमंस आ गए हैं, जिसकी वजह से इस्तेमाल करते हैं वो क्या, व्हीकल्स। व्हीकल इस्तेमाल करते हैं तो सर उससे निकलता है क्या, हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, गर्मी बढ़ाती हैं।
होता है कि नहीं? वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से जो पुणे शहर है ये भी एक दिन कुछ टाइम बाद कैसा हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। कि भाई कैसा हो जाएगा ये, दिल्ली, है कि नहीं? और देखो एनवायरनमेंट की मैं बात करता हूँ, तो आप लोग कभी पुणे गए हैं? ऑब्वियसली पुणे तो गए ही होंगे यहाँ से, है ना? पुणे तो विजिट किया होगा आप सभी बच्चों ने। तो बेटा जब आपने पुणे विजिट किया होगा ना, तो सासवड़ से आगे जब नीचे पुणे की तरफ जाते हैं, तो फरसुंगी एक इलाका पड़ता है ना? उससे आगे हड़पसर पड़ता है। तो फरसुंगी के बाद आपने देखा होगा कि एक ओपन डंपिंग यार्ड पड़ता है, जहाँ पे कूड़ा कचरा सारा इकट्ठा किया जाता है। कभी गौर किया उस जगह पे? ओपन डंपिंग यार्ड फरसुंगी के बाद ही पड़ता है, फरसुंगी और हड़पसर के बीच में। मैं बताऊं, अगर हम जाएंगे तो लेफ्ट साइड में पड़ेगा। ब्रिज पर चढ़ोगे तो दिखाई देगा वहां पे। तो बेटा अब ये देखो कि वो जो एरिया है, जब आप उस एरिया से निकलोगे ना, आप वहां पे ब्रीथ नहीं कर सकते, इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड है वहां की एयर कि आप वहां पे ब्रीथ नहीं कर पाओगे, इतनी ज्यादा गंदी स्मेल है वहां की। तो अब ये सोचो कि वहां पे ना लोग रहते हैं, वहां पे सोसाइटीज बनी हुई हैं, लोग रहते हैं, कैसे रहते होंगे वो। कि भाई क्या होगा उस एरिया का? ये जो वेस्ट इतना निकल रहा है कि लोग वहां पे ब्रीथ भी नहीं कर पा रहे हैं, यानी उस पर्टिकुलर एरिया की जो एयर है वो खराब हो गई, एयर पॉल्यूशन हो गया कि नहीं? अब वहां पे बहुत सारे कीड़े मकोड़े मिलेंगे, मच्छर मिलेंगे, मॉस्किटोज होंगे, होंगे कि नहीं? वो क्या करेंगे यहाँ पे, उसके आसपास जो फ्लैट्स हैं उनमें जाएंगे और डिजीज कॉज करेंगे। क्या करेंगे? डिजीज कॉज करेंगे। ये लोग बीमार पड़ेंगे। ऊपर से ये जो ब्रीथ कर रहे हैं, वो जो एयर है वो भी बिल्कुल खराब है, अच्छी नहीं है वो। उनको कुछ ना कुछ लंग डिजीजेज होंगी, होंगी कि नहीं? अब सोचो उनको विजिट करना पड़ेगा डॉक्टर को, क्या हालत होगी उन लोगों की। अगर आप फ्यूचर में कभी जाएं तो इस चीज को देखना कि ये जो ओपन डंपिंग यार्ड है यहाँ पे बना हुआ है, तो इन लोगों की क्या हालत होगी वहां पे, उसके आसपास। समझ रहे हो? तो जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, उसके लिए जगह तो होनी चाहिए, चीजें तो होनी चाहिए। इसी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। क्या बढ़ रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट। क्या भाई? और सबसे बड़ी बात, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे यहाँ पे इन चीजों की बात ही नहीं की जाती है। हमारे इंडिया में जो पॉलिटिशियंस हैं, जो लोग हैं, जो भी कल्चर चल रहे हैं, वो लोग इन सब की तो बात ही नहीं करते हैं कभी भी, कि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को देखते हुए क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही हैं, फ्यूचर में क्या क्या प्रॉब्लम अराइज होंगी। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको हम यूज करेंगे, करेंगे कि नहीं? और आज का सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम है वो वेस्ट का है। और उसमें भी वेस्ट का देखो, मोबाइल का, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का कितना बड़ा प्रॉब्लम है आज की तारीख में। कि भाई हर साल हर 6 महीने में एक नया फोन आ जाता है, नया आईफोन आ जाता है, तो हम लोग पापा को क्या बोलते हैं, पापा एक नया फोन दिला दो। तो आपका जो पुराना फोन है जो खराब हो गया वो कबाड़े में जाएगा, तो जाएगा कहाँ वो? और मैं आपको एक एक लाइव चीज बोलता हूँ, देखो, क्योंकि आप इस लाइन में आ गए ना, तो आगे आप डील करेंगे इन चीजों से, समझेंगे, पढ़ेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी जो आगे अपनी जिंदगी देने वाले हैं, ह्यूमन बॉडी को देने वाले हैं पूरा का पूरा उसकी स्टडी में। बेटा आप आज कभी भी घर से जब निकलेंगे तो एक चीज देखना, आप 5 मिनट के लिए वॉक करना। कितने मिनट के लिए? केवल 5 मिनट के लिए। 5 मिनट में आप ये नोटिस करना, क्या आपको जब आपने 5 मिनट वॉक किया तो ऐसी था क्या कि आपको कोई पॉलीथीन नहीं मिला? 5 मिनट वॉक करने में आपको अगर पॉलीथीन ना मिले तब तो बहुत अच्छा है। देखना एक बार, क्या आपने 5 मिनट वॉक किया और आपको पॉलीथीन ना मिले। तो जो वेस्ट अराइज हो रहा है ना, जो मेन प्रॉब्लम है पॉलीथीन, उसका एक रिव्यू करना बस आप, कि अगर हम 5 मिनट वॉक करें तो हमें कितनी पॉलीथीन मिलती है, क्या हमें पॉलीथीन मिलती भी या नहीं, गिनना भी मत, बस ये देखना कि मिलती है या नहीं 5 मिनट वॉक करने के बाद पब्लिक प्लेस में।
तो सोचो, अगर हम 5 मिनट भी फ्रीली वॉक नहीं कर सकते अगर वेस्ट से, तो सोचो ये अगले कुछ सालों में कितना बढ़ जाएगा, ये किस लेवल पे बढ़ जाएगा। केवल 5 मिनट के लिए वॉक करके देखना। ठीक है, क्लियर। यस। और बेटा, किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है, मन में कोई परेशानी है, कोई सवाल है, बोलो। कल मैं आपको कुछ चीजें सिखाऊंगा, जैसे कि कुछ चीजें सिखाऊंगी कि जो हम लोग जो पढ़ते हैं साइंस में, वो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, जिसको क्या बोलते हैं, कुछ वो चीजें बताऊंगा, उसका भी कभी कभी क्वेश्चन आता है। ठीक है, उनकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे हम। क्लियर। ठीक है। ओके बेटा। और आप ये एक चीज ये ध्यान रखिए कि आप जहाँ रहते हैं ना, आपका घर ही नहीं, आपका जो सराउंडिंग्स है वो भी क्लीन हो। समझे? सराउंडिंग्स क्लीन ना होने की वजह से क्या होगा, अभी एक जस्ट बताया कि नहीं मैंने, मॉस्किटोज वगैरह आएंगे, परेशान करेंगे, बीमारियां होंगी, डॉक्टर के पास जाएंगे। ठीक है कि नहीं? और जब तक आप लोग डॉक्टर नहीं बनते हैं एटलीस्ट, तब तक तो सराउंडिंग्स क्लीन रखिए, फिर तो आप खुद ही डॉक्टर हो जाएंगे। ठीक है, चलो फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। आप लोग लीव कर सकते हैं, थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों, बाय।